अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल के कालांश में हम चर्चा कर रहे थे देवनागरी लिपि में मात्राओं की, और आज जो हम लेते हैं बिंदु वो है भाषा कौशल। यानी भाषाई कौशल में आपके दिया है कि जैसे भाषाई कौशल में कौन कौन से प्रारूप होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा आज के कालांश में करेंगे। यानी विचारों का संप्रेषण का माध्यम है वो भाषा है। आप जानते हो कि अगर विचारों का आदान प्रदान करना होता है या उनका संप्रेषण करना होता है तो उनका माध्यम हमेशा भाषा ही होता है। यानी विचारों का संप्रेषण का माध्यम क्या है? भाषा है। व्यक्ति भाषा के माध्यम से अपनी बात अन्य तक पहुंचाता है। यानी व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों की बात सुनता है। यानी भाषा विचारों का आदान प्रदान है। भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान है। इस चीज का आप ध्यान रखना कि विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर एवं लिख कर की जा सकती है। विचारों की अभिव्यक्ति क्या है? बोलकर या फिर लिख कर की जा सकती है। तथा विचारों को ग्रहण सुनकर या पढ़कर कर सकते हैं। इस प्रकार भाषा के चार कौशल होते हैं। इस प्रकार भाषा के कितने कौशल होते हैं? चार। कि या तो वो अभिव्यक्ति तो बोलकर या लिखकर कर सकता है, या उनके विचारों को ग्रहण करना है तो वो सुनकर या पढ़कर कर सकता है। तो इस प्रकार भाषा के चार कौशल होते हैं। यानी पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। पहला क्या होता है? सुनना, दूसरा क्या होता है? बोलना, तीसरा क्या है? पढ़ना और चौथा क्या है? लिखना। यानी पहला अब लेते हैं सुनना, यानी श्रवण कौशल। इसको क्या कहते हैं? सुनना या फिर श्रवण कौशल। यानी विद्यालय में जाने से पूर्व ही बालक में सुनने एवं बोलने की शक्ति का विकास हो जाता है। यानी विद्यालय में जाने से पूर्व ही बालक में सुनने एवं बोलने की शक्ति का विकास हो जाता है, किंतु वह बालक ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता एवं मनोयोग पूर्वक नहीं सुन पाता है। बोलने और सुनने का तो उसको अभ्यास हो जाता है, विकास हो जाता है, परंतु वह ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता और मनोयोग पूर्वक उनको सुन भी नहीं पाता। तो बालक के श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। यानी बालक के श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए यह उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय? जैसे अध्यापक मानक हिंदी का प्रयोग करे। या तो अध्यापक मानक हिंदी का प्रयोग करे तो बच्चा भी मानक हिंदी ही समझेगा। इसलिए आप ध्यान रखना कि आप भविष्य के अध्यापक हो तो आप इस प्रवृत्ति को जरूर अपनाना कि मानक हिंदी का प्रयोग करना, ताकि बच्चे भी मानक हिंदी ही समझे। दूसरा, वर्ण एवं शब्द की बार बार आवृत्ति करें एवं बालक द्वारा अशुद्ध उच्चारण करने पर उसे बार बार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएं। यानी एक तो आप वर्ण एवं शब्द की बार बार आवृत्ति करें एवं बालक द्वारा अगर अशुद्ध उच्चारण किया जाता है तो उसे आप बार बार शुद्ध आचरण का अभ्यास कराएं, तभी वो शुद्ध सीख पाएगा। तीसरा है कि श्रवण कौशल के विकास हेतु टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों को इसका अभ्यास कराने के लिए इसमें आप टीवी का सहारा भी ले सकते हैं, रेडियो का भी ले सकते हैं, टेप रिकॉर्डर का भी ले सकते हैं, ग्रामोफोन इत्यादि की भी व्यवस्थित करना चाहिए, उनका सहयोग भी आप ले सकते हैं। चौथा है कविता का पाठ करें तथा उन्हें याद करने को कहें। कविता का पाठ करें, आप बच्चों के सामने कविता को पढ़ें और उनको कंठस्थ कराएं। पांचवा है कि अध्यापक हैश एवं दीर्घ ध्वनियों का प्रत्याभिज्ञान कराएं। अध्यापक का यह भी कर्तव्य बन जाता है कि वो बच्चों को हैश्व और दीर्घ शब्दों का ज्ञान करवाए। यानी बालक प्रथमा अवस्था में श्रवण का ही आश्रय लेता है। एक चीज याद रखना ये कि बालक है वो प्रथमा अवस्था में श्रवण का ही आश्रय लेता है, यानी सुनने का ही आश्रय लेता है।
उच्चारण शिक्षण में श्रवण की अत्यधिक भूमिका है, यानी उच्चारण शिक्षण है उसमें श्रवण की अत्यधिक भूमिका है। जैसी बोली बालक परिवार में सुनता है उसी का तदनुरूप अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। आप जानते हो कि बालक परिवार में जैसी भाषा का प्रयोग सुनता है या जैसी बोली सुनता है उसी का अनुकरण शुरू कर देता है। तो आपने बालकों को देख लेना कि जिस परिवार के अंदर मारवाड़ी बोली जाती है तो उनके बच्चे शुरू से ही मारवाड़ी सीख जाते हैं। जिन परिवार में जैसे दिल्ली जैसे शहरों में लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं तो आप छोटे से बच्चे को भी कुछ भी पूछो वो आपको हिंदी में ही जवाब देगा। क्यों? क्योंकि उसके परिवार वाले हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी का ही ज्ञान सबसे ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ मारवाड़ी भी बोली जाती है, खिचड़ी भाषा बोली जाती है, तो बच्चे वो ही सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए अमेरिका, इंग्लैंड जैसे वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है तो वो बच्चे जन्म से ही इंग्लिश ही सीखेंगे, है कि नहीं? तो यह परिवार से होता है। जिस परिवार में मान लो उटपटांग भाषाएं बोली जाती है, गालियाँ निकाली जाती है, तो बच्चे भी गालियाँ ही सीख लेते हैं और वो भी गालियाँ ही निकालते रहते हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए परिवारों को कि वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चा भी वैसी ही भाषा सीखेगा। इसलिए जब भी आप कक्षा में अध्ययन करवाएं तो बच्चों के सामने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, यानी हिंदी की सरल, सुस्पष्ट तथा सुरुचिपूर्ण भाषा का प्रयोग करें ताकि बच्चा भी वैसी ही भाषा सीखेगा और वैसी ही जाकर के वो आगे समाज में बोलेगा। तो शिक्षण के संदर्भ में श्रवण कौशल के अंतर्गत 3 प्रकार की शक्तियों का समावेश किया जाता है। यानी शिक्षण के संदर्भ में श्रवण कौशल के अंतर्गत 3 प्रकार की शक्तियों का समावेश किया जाता है। यानी पहली लेते हैं अंतर्बोध शक्ति। अंतर्बोध शक्ति का मतलब है भाषा की 2 एकांकी ध्वनियां तथा 2 ध्वनि संयोजनों को सुनकर उनके बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना। यानी अंतर्बोध का मतलब क्या है कि 2 एक जैसी ध्वनियां, मान लो 2 एक जैसी ध्वनियां हैं, उनका संयोजन कीजिए और वो दोनों ध्वनियां एक जैसी ध्वनियां लगती है परंतु उनमें थोड़ा सा अंतर, तो उन ध्वनियों को आप उनको सुनाइए और फिर उनके बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए उसे समझाइए। ये होता है अंतर्बोध शक्ति। दूसरी होती है धारणा शक्ति, जिसको धारण शक्ति भी कहते हैं, कि जिन ध्वनि युग्मों तथा शब्द युग्मों के बीच का अंतर हम समझ चुके उस अंतर को अपनी अवचेतन अवस्था में स्थिर रखना, यानी याद रखना। धारण शक्ति का मतलब क्या होता है कि जिन ध्वनि युग्म है या जो शब्द युग्म है उनके बीच का अंतर हम समझ चुके हैं तो उस अंतर को हमें याद रखना है, यानी उसको अवस्था में स्थिर रखना यानी याद रखना होता है। और तीसरी होती है बोधन शक्ति, यानी ध्वनि योग से निर्मित शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते हुए समझना। यानी ध्वनि योग से निर्मित शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते हुए समझना, यह बोधन शक्ति कहलाती है। जैसे ब प्लस उ प्लस रे प्लस आ मतलब बुरा, क्या हो गया? बुरा। क्योंकि ब के नीचे हलंत लगाओगे, क्योंकि इसमें कोई मात्राएं नहीं है तो क्या लगेगा? हलंत नीचे लगेगा। फिर छोटे ऊ की मात्रा है तो ब के छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या? छोटा बू बनेगा। फिर रे के अंतर कोई मात्रा नहीं है, उसके साथ फिर आ की मात्रा लगाएं तो रे के साथ आ यानी रा हो जाएगा, यानी बुरा। इसी प्रकार जैसे ब नीचे हलंत प्लस ऊ प्लस रे हलंत प्लस आ प्लस बड़ी ई, यानी ब के साथ ऊ की मात्रा छोटे की लगी तो बू हो गया, रे के साथ आ की मात्रा लगी तो रा हो गया और बड़ी ई है तो यह हो गया बुराई। यानी इस प्रकार बोधन शक्ति में उसके अर्थ को ग्रहण करने के बारे में समझाइए। अब है श्रवण कौशल। शिक्षण के उद्देश्य क्या है, यानी इस कौशल के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। इस शिक्षण के उद्देश्य क्या है? इसे सुनकर के अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है या इसे विकसित करना हमारा ध्येय बनता है। किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना, यानी किसी भी श्रुत सामग्री यानी जिस सामग्री को आपने सुना है
उसको मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। बच्चों के साथ ऐसा आपको करना चाहिए। यानी जिस सामग्री को उन्होंने सुना है, जो चीजें आपने सुनकर के श्रुति में बताया है, उसको मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा उनको प्रदान कीजिए एवं प्रोत्साहन दीजिए। इसकी तीसरी उद्देश्य इसका यह है कि श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता उत्पन्न करना। यानी श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा इसका उद्देश्य होता है कि वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता विकसित करना। वक्ता, आपके सामने जो वक्ता है, वो जो बोल रहा है, उसके साथ साथ उसके मनोभाव क्या है, उन मनोभावों को समझने में भी निपुणता विकसित होनी चाहिए। ये बच्चों में आप करें, ये इसका उद्देश्य भी। यानी विद्यार्थी में ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, विद्यार्थियों में क्या है, ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। पांचवा इसका उद्देश्य क्या है, ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। छठा है छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। दूसरा क्या है, छठा कि छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। उनमें रुचि पैदा कीजिए कि वो भाषा और साहित्य को पढ़े। सातवां है कि छात्रों की श्रवणेंद्रियों को प्रशिक्षित करना। यानी उनमें सुनने की शक्ति जो है उसका विकास करना, प्रशिक्षित करना, कैसे सुनना है, क्या करना। यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करने से अभिप्राय यह है कि छात्र में निम्नलिखित योग्यताएं आ जाएं। यानी सुनकर के अर्थ ग्रहण करने से क्या अभिप्राय है, ये है कि पहला उसमें यह योग्यता आ जानी चाहिए कि वह धैर्य पूर्वक सुने। ऐसा नहीं है आप बोलते जा रहे हो और वो इधर उधर मुंह फाड़ रहा है, इधर उधर देख रहा है, समझ ही नहीं रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये श्रवण कौशल से उसके अंदर इतनी प्रेरणा भर दो कि वो कम से कम ध्यान पूर्वक सुने कि आप बोल क्या रहे हो। तो अर्थ ग्रहण करने से अभिप्राय क्या है कि इसमें धैर्य पूर्वक सुनना। दूसरा है कि शब्दों, मुहावरों व शुक्तियों का प्रसंगानुसार या प्रसंग के अनुकूल भावार्थ समझ सकना। जैसे शब्द है या मुहावरे या शुक्तियां, उनका प्रसंग के अनुसार, ऐसे क्योंकि हर प्रसंग में उनका अलग अलग अर्थ होता है, तो उन प्रसंग के अनुसार उनका भावार्थ समझ जाना चाहिए। जैसे जैसे मान लो मैं एक उदाहरण दे दूं कि जैसे कैलाश का बेटा ऊंट हो गया। कैलाश का बेटा क्या हो गया, ऊंट हो गया। और वो ऊंट हो गया तो उसको बच्चा समझना चाहिए कि ऊंट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई ऊंट पशु हो गया, बल्कि उसका अर्थ किस चीज से लेना चाहिए कि जैसे कैलाश का बेटा ऊंट हो गया, यानी वो बहुत लंबा हो गया या तकड़ा हो गया। तो इस प्रकार उसका प्रसंगानुसार उसका भावार्थ उसके समझ में आना चाहिए। या शोराघात या बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार भावार्थ ग्रहण कर सकना। उसके स्वर के आघात के रूप में या बलात्घात के रूप में स्वर के अनुसार, उतार चढ़ाव के अनुसार भावार्थ ग्रहण कर सकना। किसी में मान लो हर्ष स्वर है, किसी में दीर्घ स्वर है, तो उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उनके अनुसार ही उनके भावार्थ को ग्रहण करना। फिर है सारांश ग्रहण कर सकना। जैसे किसी भी चीज का, जैसे आपने बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत अध्ययन कर लिया है, परंतु उसमें भावार्थ क्या निकला, वो भावार्थ को समझना, उसके सारांश को ग्रहण करना, ये बच्चे में आ जाना चाहिए। वक्ता के मनोभावों को समझना, ये मैंने पहले भी ऊपर बता दिया था कि आप बोल रहे हैं, उनको बच्चे को उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो सामने वक्ता है जो है वो बोल रहा है तो उसके मनोभाव क्या है, वो किस संदर्भ में बोल रहा है, ये भी उसमें होना चाहिए। छठा है भावों, विचारों व तथ्यों का मूल्यांकन कर सकना। वह भावों का, विचारों का व तथ्यों का मूल्यांकन कर सके, इतना ज्ञान उसमें होना चाहिए। इस प्रकार श्रवण कौशल के उद्देश्य ये है। तो आज के कालांश में हम सिर्फ यही चीजें अध्ययन करेंगे। इसमें आपने कर लिया कि जो भाषा के कौशल है वो 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें हमने आज पहला जो कौशल है वो पढ़ा है सुनना, यानी श्रवण कौशल। और श्रवण कौशल में 3 शक्तियों का समावेश कर सकते हैं: अंतर्बोध, धारण शक्ति और बोधन शक्ति। इसके साथ साथ
श्रवण कौशल शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। इस प्रकार आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। कल के क्लास में फिर कोई नया क्या, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।